अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज़ इकरा अब्बासी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द साइकोडायनामिक अप्रोच। अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स हैं जिनको हम अपनी आने वाली कुछ वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आज उसी सिलसिले की पहली वीडियो है जिसमें हम जो बेसिक आप कह सकते हैं स्कूल ऑफ थॉट है उसको डिस्कस करने वाले हैं जो कि है साइकोडायनामिक। अगर हम साइकोडायनामिक अप्रोच की बात करते हैं तो ये बेसिकली डेवलप जो है वो सिगमंड फ्राइड ने की थी इन लेट 19th एंड अर्ली 20th सेंचुरी और ये ओवर द टाइम इवॉल्व हुई है काफ़ी। और अगर हम इस अप्रोच की बात करें तो ये फोकस करती है कि कैसे जो है वो डिफरेंट माइंड के पार्ट्स जो हैं और डिफरेंट साइकोलॉजिकल फोर्सेस जो हैं वो कैसे एक ह्यूमन के बिहेवियर को, उसके थॉट्स को और उसके इमोशंस को कंट्रोल करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि कोर कॉन्सेप्ट्स क्या हैं साइकोडायनामिक अप्रोच के, तो हमारे पास थ्री बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं: द अनकॉन्शियस माइंड, द स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनालिटी एंड द साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें द अनकॉन्शियस माइंड की, ये जो है वो एक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है साइकोडायनामिक अप्रोच का और इसमें बेसिकली अनकॉन्शियस माइंड की इम्पोर्टेंस को बताया गया है। फ्राइड ने हमें बताया कि जो ह्यूमन बिहेवियर है ना वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है उसके अनकॉन्शियस डिज़ायर से, उसके फियर से, उसकी मेमोरी से, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम अनकॉन्शियस एलिमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो ये होते क्या हैं? अनकॉन्शियस बेसिकली वो चीज़ है जिससे हम अभी कॉन्शियसली अवेयर नहीं है। मतलब अभी आपको जितनी भी चीज़ें, ठीक है, आपको याद हैं वो आपका अनकॉन्शियस नहीं है, कॉन्शियस है, ठीक है। यानी जो जिन चीज़ों से अभी आप अवेयर हैं, लेकिन वो सारी चीज़ें जो कि आपके अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, जो कि हो सकता है आपको याद करने पे याद आ जाए, जहन पे जोर डालने पे याद आए, या हो सकता है ना भी आए, ठीक है। उन सबको जो है वो फ्राइड ने अनकॉन्शियस का नाम दिया। अब ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं बेसिकली ह्यूमन माइंड को जो है वो फ्राइड ने जो है वो एक आइसबर्ग से जो है वो कंपेयर किया है। आइसबर्ग का ये जो लिटिल पार्ट जो ऊपर हमें शो होता है, बेसिकली उसने कहा कि ये वाला जो पार्ट है ना ये बेसिकली हमारा कॉन्शियस है। इसमें वो थॉट्स हैं, वो परसेप्शंस हैं जिनसे हम करंटली अवेयर हैं, और ये जो बाकी का पार्ट है ना जो कि आइसबर्ग के नीचे है, जो कि हमें जो नीचे वाला पार्ट है आइसबर्ग का, ये जो हमें नज़र नहीं आता देखने पे, ये सारा जो है रिप्रेजेंट करता है हमारे अनकॉन्शियस, हमारे प्री कॉन्शियस माइंड को, ठीक है, जिससे हम अवेयर नहीं होते। इसमें हम देखें, आप ये लिखा हुआ है कि फियर्स भी आ सकते हैं, आपकी मेमोरी भी आ सकती है, आपका स्टोर्ड नॉलेज भी आ सकता है। ये प्री कॉन्शियस माइंड वो है जो कि आपको, जैसे अगर कोई चीज़ आपने याद की है और आप फॉर एग्जांपल पेपर में जाते हैं और आप याद करते हैं, ज़हन पे ज़ोर डालते हैं तो आपको याद आ जाती है, ठीक है। ये आपका प्री कॉन्शियस है। कॉन्शियस ये है कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ तो मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है, मैं किस कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर रही हूँ। तो ये जो अभी की मेमोरी है मेरी, ये कॉन्शियस है, और जो चीज़ें मेरे पास स्टोर्ड हैं वो प्री कॉन्शियस हैं, जिनको मैं जहन पे ज़ोर डाल के याद कर सकती हूँ। और अनकॉन्शियस में वो सारे फियर्स आ सकते हैं, कोई भी ऐसा चाइल्डहुड का इवेंट आ सकता है जो कि मेरे फ़ियर की वजह बना, ठीक है, वो मेरे हो सकता है अनकॉन्शियस में हो। कोई भी बचपन की याद, वो भी मेरे अनकॉन्शियस पे हो सकती है, ठीक है। कोई भी अर्ली लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, और ये अनकॉन्शियस जो है हमारे थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, हमारे बिहेवियर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है अकॉर्डिंग टू फ्राइड। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी की बात करते हैं तो फ्राइड ने हमें थ्री जो है वो कॉन्सेप्ट्स दिए हैं: इड, ईगो और सुपर ईगो। जो सबसे पहला है वो है इड। इड बेसिकली एक पर्सनालिटी का वो वाला पार्ट है जो कि इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। ये बेसिकली काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ड्राइव, कोई भी डिज़ायर जो कि मुझे अभी के वक्त आई है, ठीक है, वो मैं चाहती हूँ कि अभी के अभी मैं उसको पूरा करूँ। ये मुझे इड में मुझसे डिमांड करती है। मेरी पर्सनैलिटी की जो ये वाला पार्ट है ना वो इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे मैं एक क्लास में लेक्चर ले रही हूँ, ठीक है, तो अब मुझे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ोन यूज़ करना है तो इड जो है वो कहेगा कि भाई इमीडिएटली जो है वो तुम ये काम करो। या मुझे सॉन्ग सुनना है तो वो कहेगा कि अभी के अभी सॉन्ग सुनो, ठीक है। तो अगर हम इट के बाद ईगो की तरफ जाते हैं तो बेसिकली ईगो क्या करती है? ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करती है। ये मीडिएट करती है डिमांड्स ऑफ इट एंड कंस्ट्रेंट्स ऑफ
द एक्सटर्नल वर्ल्ड। अब फॉर एग्जांपल के इट क्या कहेगी कि फॉर एग्जांपल अभी तुम ऐसी सिचुएशन में हो, तुम ऐसे एनवायरनमेंट में हो कि तुम अगर ये काम करोगे तो ये सूटेबल नहीं है, तुम एक्सटर्नल वर्ल्ड को देखो और फिर जो है इसको डिले कर देगी। इट की जो डिमांड्स हैं उनको डिले कर देगी, ये कहेगी कि उसको पूरा कर लो लेकिन ऑन द राइट टाइम। फॉर एग्जांपल घर जाके तुम सॉन्ग सुन लेना, ठीक है, लेकिन अभी तुम इसको रहने दो। अब अगर हम सुपर ईगो की तरफ जाते हैं तो ये बेसिकली मोरल कंपोनेंट होता है पर्सनैलिटी का। अब अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो सुपर ईगो के अकॉर्डिंगली काम करेगा, सुपर ईगो को लेके चलेगा, तो सुपर ईगो उसको मना करेगी, वो कहेगी कि नहीं सॉन्ग सुनना अच्छी बात नहीं है, तुम ना सुनो। अब ये बेसिकली सुपर ईगो जो है सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स को भी देख सकती है, ये वैल्यूज़ को भी देखती है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉन्ग की बात ना करें, हम अल्कोहल की बात करें, तो ईड की डिमांड ये होगी कि अभी के अभी ड्रिंक कर लिया जाए। ईगो की डिमांड ये होगी कि अभी इन्वायरमेंट सूटेबल नहीं है, तुम फ्रेंड्स के साथ जाके जो तुम्हारी कंपनी है या फिर तुम अकेले जाके ये ड्रिंक कर लेना, ठीक है। लेकिन सुपर ईगो बहुत क्लियरली कहेगी कि ये मोरली गलत है और तुम्हें जो है वो ड्रिंक नहीं करना चाहिए, ठीक है। सो सुपर ईगो जो है वो मोरल वैल्यूज़ के ऊपर काम करती है, ठीक है। उसके बाद फ्राइड ने जो हमें नेक्स्ट चीज़ बताई वो है साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। फ्राइड ने हमें डिफरेंट स्टेजेस प्रोवाइड की, टोटल 5 स्टेजेस थी, ओरल, एनल, फैलिक और लेटेंसी और जेनिटल, ठीक है। अब हर एक स्टेज के अंदर उसने कहा कि एक ग्रेटिफिकेशन आप कह लें या आप कह लें कि सेटिस्फेक्शन होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अगर एक बच्चा पैदा होता है वहाँ से ये स्टेज शुरू हो रही है, ठीक है, और उसके और बेसिकली अगर हम एम्फेसिस की बात करते हैं तो फ्राइड ने बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज़ किया है ऑन द चाइल्डहुड, कि चाइल्डहुड बच्चे का जो बचपन है के जितने भी टाइम पीरियड है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसकी डेवलपमेंट में। अगर उसमें कोई भी चीज़ फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर स्टेज है जो ये उसने स्टेजेस दी हैं, अगर उसमें कोई चीज़ फिक्स नहीं होती, किसी कोई भी जो अर्ज है या कोई भी डिमांड जो है वो अनसेटिस्फाइड रह जाती है, तो वो फिक्सेशन लीड करती है। लेकिन अगर वो सेटिस्फाइड हो गई तो फिर जो है वो बच्चा जो है वो आगे उसकी हेल्दी पर्सनैलिटी बन सकती है जब वो बड़ा होगा तो, ठीक है। वन बाय वन इस स्टेजेस को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो स्टेज है वो है ओरल स्टेज। अगर हम ओरल स्टेज की बात करते हैं तो इसका ड्यूरेशन है 0 to 1 ईयर, यानी जब बच्चा पैदा हुआ उससे लेके 1 साल तक। अगर हम देखें तो ओरल स्टेज में फ्राइड ने ये कहा कि अब इसमें जो है वो आपका बच्चे का जो वो प्लेयर है वो किस चीज़ से ले रहा है, वो ओरल स्टिमुलेशन से ले रहा है, थ्रू सकिंग, बाइटिंग, ठीक है। उसका जो सारा फोकस है उसके माउथ के ऊपर है, ठीक है। अब इस स्टेज के अंदर बच्चा ऑब्वियसली सिर्फ़ और सिर्फ फ़ीड उसको करवा सकते हैं उसका केयर टेकर या उसकी मदर, ठीक है, और वो उसी फ़ीडिंग के ऊपर उसकी प्लेज़र डिराइव हो रही है, ठीक है। अब 2 तरह से अब इस स्टेज के अंदर जो फ़िक्सेशन है उसको नाम दिया गया उसने ओरल फ़िक्सेशन। अब अगर बच्चा जो है वो 2 तरह से इसमें काम होगा कि अगर एक तो ये कि बहुत ज़्यादा अर्ली आपने फॉर एग्ज़ाम्पल मदर ने बच्चे को फ़ीड करवा दिया या बहुत लेट फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ीड करवाया, ठीक है? तो अब ओरल फ़िक्सेशन दोनों तरह से हो सकती है और ये बच्चा जो है बड़ा होके उसके अंदर इस तरह के बिहेवियर आ सकते हैं जैसे स्मोकिंग है, ओवर ईटिंग है, नेल बाइटिंग है या एक्सेसिव टॉकिंग है। फिर पर्सनैलिटी ट्रेट्स की अगर हम बात करें तो वो एडल्ट्स मतलब वो बच्चे जिनमें ओरल फ़िक्सेशन हो गई थी उस स्टेज में और वो रिज़ॉल्व नहीं हुई, तो यही बच्चे जब बड़े होंगे तो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होंगे दूसरों के ऊपर या फिर बहुत ही ज़्यादा पैसिव होंगे, बिल्कुल बिहेवियर उनका सही नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं मतलब इसमें मैंने 2 तरह से बात की है कि एक तो ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अभी बच्चे को ज़रूरत नहीं थी, उसको भूख भी नहीं लगी थी, लेकिन फिर भी मदर ने या केयरटेकर ने उसको बार-बार फ़ीड करवा दिया या फिर बहुत ही लेट फ़ीड करवा दिया, ठीक है? दोनों तरह से हो सकती है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है एनएल स्टेज का जो टाइम पीरियड है वो है 1 to 3 ईयर्स। अगर हम इस स्टेज की बात करते हैं तो इसमें बेसिकली जो फ़ोकस है फ्राइड ने जो बताया था कि इसमें बच्चे का जो फ़ोकस होता है वो टॉयलेट ट्रेनिंग के ऊपर होता है, ठीक है? और आपकी जो फिक्सेशन है वो तब हो सकती है जब या तो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टॉयलेट ट्रेनिंग हो या फिर बहुत लीनिएंट हो, ठीक है। 2 तरह की फिक्सेशन थी, एक एनल रिटेंटिव और एक एनल एक्सपल्सिव। एनल रिटेंटिव तब है जो टॉयलेट ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बच्चा बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज होगा जब वो बड़ा होगा, ऑब्सेसिवली ऑर्गेनाइज, नॉर्मली नहीं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होगा जब वो बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लीनिएंट है मतलब ध्यान ही नहीं किया टॉयलेट ट्रेनिंग का, तो फिर जो है वो हो सकता है बड़ा होके मेसी हो, केयरलेस हो, डिसऑर्गेनाइज्ड हो, ठीक है। अब पर्सनैलिटी ट्रेट्स एनल रिटेंटिव जो इंडिविजुअल होंगे उनको देखा गया है कि वो ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं, जबकि जो एनल एक्सपल्सिव इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा लीनिएंट होती है टॉयलेट ट्रेनिंग, वो रिबिलियस हो सकते हैं, ठीक है।
उसके बाद हाँ, इस सूरत में करना क्या चाहिए फिर पेरेंट्स को चाहिए कि वो दरमियान का रास्ता चुनें और ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हों और ना ही बहुत ज़्यादा लीनिएंट हों, ठीक है? उसके बाद अगर फेलिक स्टेज की बात करें, नेक्स्ट स्टेज जो है इसका ये ड्यूरेशन जो है वो 3 टू 6 ईयर्स है। ड्यूरिंग फेलिक स्टेज फ्रायड ने कहा कि बच्चे जो हैं वो अवेयर होते हैं अपनी बॉडी डिफरेंसेस से, ठीक है? बॉडी से कि क्या उनके जेंडर डिफरेंसेस से बहुत ज़्यादा अवेयर होना शुरू होते हैं, ठीक है? मैं लड़की हूँ या मैं लड़का हूँ। और फिर इस स्टेज में 2 तरह के कॉम्प्लेक्स उसने बताया कि लड़कों को ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हो सकता है और लड़कियों को इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब उसने कहा कि बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं फीलिंग ऑफ, उनके अंदर एक डिज़ायर होती है कि जो अपोजिट सेक्स पेरेंट होता है उसके उसके साथ वो ज़्यादा अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लड़की है तो फादर के साथ ज़्यादा अटैच होगी और जो बच्चा है वो फिर मदर की तरफ ज़्यादा अटैच होगा और वो जेलसी फील करेगा टुवर्ड्स सेम सेक्स पेरेंट। इस बात के ऊपर फ्राइड के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ था। अब फिक्सेशन जो है इस स्टेज में उसको फेलिक फिक्सेशन कहा जाता है। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो गए इस स्टेज के अंदर जो कि रिजॉल्व नहीं हुए तो हो सकता है जब ये बच्चा बड़ा हो तो उसको अथॉरिटी के साथ इश्यूज़ हों, उसको सेक्शुअल आइडेंटिटी में, उसको रिलेशनशिप बिल्ड करने में इश्यूज़ हों। पर्सनैलिटी ट्रेट्स अगर हम उनकी बात करते हैं तो ये इंडिविजुअल जो है वैनिटी डिस्प्ले करेगा, रेकलेसनेस होगी, हो सकता है उसके अंदर स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन हो विद देयर सेम सेक्स पेरेंट और भी बहुत ज़्यादा अग्रेसिव भी हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा सबमिसिव बिहेवियर भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम लेटेंसी स्टेज की बात करते हैं तो 6 से प्यूबर्टी तक इसका टाइम पीरियड है। इस स्टेज में बेसिकली ये कहा कि ये रिलेटिवली काम टाइम पीरियड है ड्यूरिंग साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। सेक्सुअल फीलिंग जो है उसको बच्चा जो है वो रिप्रेस कर देता है और बच्चा दोबारा फोकस करता है ऑन डेवलपिंग स्किल्स, फ्रेंडशिप, हॉबीज़, ठीक है? बच्चा जो है वो ज़्यादा एनर्जी लगाता है अबाउट सोशलाइजेशन है, लर्निंग, कुछ सीख लूँ, कुछ सोशलाइज कर लूँ लोगों के साथ, ठीक है? फ्राइड ने कहा कि इस स्टेज की जो फिक्सेशन है, लेटेंसी फिक्सेशन, ये जो है वो मतलब बहुत कम होती है लेकिन हो भी सकती है और ये होगी सिर्फ सोशल डेवलपमेंट के बारे में। ये इतनी कॉमन नहीं है। अब लेकिन अगर लैक ऑफ सोशल स्किल्स हैं तो फिर जो है वो डिफ़िकल्टी उसको हो सकती है इन फॉर्मिंग रिलेशनशिप्स लेटर ऑन लाइफ में, ठीक है? पर्सनैलिटी ट्रेट्स की बात करें तो इंडिविजुअल जो है वो स्ट्रगल करेगा, मैंने बताया जैसे कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में, और वो जो है उसको अगर फॉर एग्जांपल अगर हो गई फिक्सेशन इस टाइम के अंदर तो उसको अपने इमोशंस एक्सप्रेस करने में ट्रबल होगी, ठीक है? उसके बाद अगर जेनेटिक स्टेज की बात करते हैं तो ये फाइनल स्टेज है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की जो कि प्यूबर्टी से स्टार्ट होती है और अडल्टहुड तक रहती है। इसमें बेसिकली उसने कैरेक्टराइज़ किया कि जो सेक्सुअल इंटरेस्ट है उसकी मैच्योरेशन हो जाती है और एक जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअल एक मैच्योर सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है वो एस्टेब्लिश कर लेता है, ठीक है? अब जेनेटल फिक्सेशन की बात करें हम तो इस स्टेज में ब्राइड ने ये कहा कि अगर जो प्रीवियस स्टेजेस हैं ना वो फॉर एग्जांपल सक्सेसफुली हो गई डेवलप, मतलब उससे एक बच्चा जो है वो सक्सेसफुली आ गया, ठीक है, उसने कोई फिक्सेशन डेवलप नहीं की और तो वो जो है वो वेल बैलेंस्ड रिलेशनशिप बना लेगा, हेल्दी उसकी सेक्सुअल आइडेंटिटी होगी। लेकिन अगर उसके अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट हैं पिछली स्टेजेस से तो फिर उसको डिफ़िकल्टी हो सकती है यहाँ पे आके रिलेशनशिप्स बनाने में। फिर अडल्ट जो है वो स्ट्रगल करते हैं विद इंटीमेसी, इंटीमेट रिलेशनशिप्स में उनको इशू होते हैं और कमिटमेंट में इशू हो सकता है और दे मे हैव डिफ़िकल्टी इन एस्टैब्लिशिंग और फुलफिलिंग रोमांटिक रिलेशनशिप्स। उसके बाद अगर हम साइकोडायनामिक पर्सपेक्टिव की बात करें तो हमारे पास कौन से की थेरिस्ट हैं, तो सबसे पहले तो सिगमंड फ्राइड जिसका अभी तक मैं जिक्र कर रही थी। अगर फ्राइड की हम बात करें तो इसको फादर ऑफ साइकोडायनामिक अप्रोच कहा जाता है और इसकी थेरीज में अनकॉन्शियस माइंड उसने हमें बताया कि होता क्या है, उसने बताया डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं जो इंडिविजुअल यूज़ करता है अपने लिए, अपने आप को महफूज करने के लिए, अच्छा फील करने के लिए, उससे बुरा ना लगे किसी चीज़ का, ठीक है, ख़ुद को बचाने के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। और उसने फिर हमें स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी भी बताए और ये उसने ना स्कूल ऑफ थॉट्स की एक बुनियाद रख दी। उसने साइको एनालिसिस डेवलप किया, उसने डिफरेंट थेरेपेटिक टेक्निक्स डेवलप की जो कि बेसिकली किस चीज़ पे थी कि अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के ऊपर बेस कर रही थी, ठीक है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट थेरीज की बात करें तो वो है कार्ल योंग। योंग ने बेसिकली एक्सपेंड किया था फ्राइड की थेरीज को बाय इंट्रोड्यूसिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ कलेक्टिव अनकॉन्शियस एंड आर्केटाइप। जहाँ पे फ्राइड कह रहा था कि अनकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहीं पे कार्ल योंग ने कहा कि भाई कलेक्टिव अनकॉन्शियस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ अनकॉन्शियस नहीं। उसने कहा कि हमारे अनकॉन्शियस में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि शायद मैंने खुद से एक्सपीरियंस ना की हों, आपने खुद से एक्सपीरियंस ना की हों, लेकिन हो सकता है वो यूनिवर्सल सिंबल हो। वो मेमोरी जो मेरे अनकॉन्शियस में है, हो सकता है वो सारे ह्यूमंस की मेमोरी हो,
तो उसने ये जो है ना कलेक्टिव कॉन्शियसनेस पे बात की थी। उसके बाद नेक्स्ट की अगर हम बात करें थेरीज़ की, तो एल्फ्रेड एडलर ने जो है वो फ्राइड का जो एम्फेसिस था ना सेक्सुअल ड्राइव के ऊपर, उसने डाइवर्ट किया था उससे, ठीक है? उसने उसने कहा कि इसके अलावा जो है ना सोशल इन्फ्लुएंसेस जो हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। उसने कहा कि जो एक इंडिविजुअल के अंदर सुपीरियॉरिटी की ड्राइव है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसने इन्फीरियॉरिटी कम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करवाया। फिर उसने बर्थ ऑर्डर के बारे में बात की कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बर्थ ऑर्डर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसने कैरेक्टरिस्टिक बताई थी कि फर्स्ट बॉर्न की ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सेकंड बॉर्न की ये, मिडिल चाइल्ड की ये, या लास्ट बॉर्न है या ओनली चाइल्ड है, तो हर एक की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। उसके बाद एरिक एरिक्सन की अगर हम बात करें, तो एरिक एरिक्सन ने जो है वो एक्सटेंड किया था फ्राइड की डेवलपमेंटल स्टेजेस को ऑन इनटू अडल्टहुड, और उसकी साइकोसोशल, उसकी थ्योरी का नाम था साइकोसोशल डेवलपमेंट, थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट, और उसने 8 स्टेजेस बताई थी। फ्राइड ने 5 बताई थी, उसने 8 बताई थी। और उसने कैरेक्टराइज किया कि कैसे जो है वो किसी भी स्टेज के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको रिजॉल्व करना ज़रूरी है फॉर हेल्दी पर्सनालिटी डेवलपमेंट। उसके बाद अगर हम बात करें कि भाई साइकोडायनेमिक अप्रोच हमने देख ली कि क्या है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन क्या है, तो इसकी एप्लीकेशन जो है वो डिफरेंट एरियाज़ में है। सबसे पहले तो अगर हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं, ठीक है, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच है वो उसने बहुत से आप कहें तरीक़ों से जो है वो साइकोथेरेपी में हेल्प की, बहुत से तरीक़ों से उसने। फॉर एग्जांपल फ्राइड की ही टेक्निक थी फ्री एसोसिएशन, फ्राइड की टेक्निक थी ड्रीम एनालिसिस, जो कि आज भी यूज़ होती है थेरेपीज़ के अंदर। साइकोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं, ट्रांसफरेंस की टेक्निक यूज़ करते हैं, कैसे कि कैसे जो है वो अनकॉन्शियस माइंड को या जो भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं जो कि इंडिविजुअल को पता ही नहीं होता कि उसके अनकॉन्शियस में एग्जिस्ट करते हैं, उनको रिजॉल्व किया जा सकता है और उसको हेल्दी बिहेवियर की तरफ लेके आया जा सकता है। तो सबसे मेजर तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो साइकोथेरेपी में है, ठीक है। फिर उसके बाद साइको एनालिसिस, साइकोथेरेपी अब बहुत अभी भी बहुत ज़्यादा जो है वो यूज़ होती है। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मेंटल डिसऑर्डर्स, अगर हम बात करें, ये अप्रोच जो है ना साइकोडायनेमिक, ये हमें इंसाइट प्रोवाइड करती है कि कैसे जो है वो वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स, उनकी ओरिजिन क्या थी, उनका ट्रीटमेंट क्या है। बेसिकली अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट की जहाँ पे इसने बात की, जहाँ पे इसने अर्ली एक्सपीरियंसेस की बात की, और फिर जहाँ पे साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो साइको एनालिसिस जैसी जो थेरेपीज़ हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बेसिकली किस पे फोकस थी कि किसी जिस तरह से जो साइकोलॉजिकल हीलिंग है उसको इम्प्रूव किया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और ये जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स हैं इनको एलिविएट किया जाए। उसके बाद अगर हम बात करें कि इन्फ्लुएंस ऑन अदर फील्ड, तो साइकोडायनेमिक अप्रोच जो है वो इसने बहुत से एरियाज़ को इन्फ्लुएंस भी किया है बियॉन्ड साइकोलॉजी, जैसे लिटरेचर है, आर्ट है, बिजनेस है, इन सब चीज़ों को इसने इन्फ्लुएंस किया है। इट्स एम्फेसिस ऑन अनकॉन्शियस माइंड एंड इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स हैज़ प्रोवाइडेड a डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन वेरियस कॉन्टेक्स्ट। उसके बाद अगर हम क्रिटिसिज्म की बात करें और मॉडर्न डेवलपमेंट की बात करें, तो जहाँ पे मैंने बात की कि साइकोडायनेमिक अप्रोच बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल रही है, वहीं पे इसको बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी फेस करने को मिले हैं। कुछ लोगों ने इस पे क्रिटिसाइज़ इस तरह से किया कि भई ये बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इसको एम्पिरिकली टेस्ट करना बहुत मुश्किल है, साइंटिफिकली कैसे आप टेस्ट करेंगे? अनकॉन्शियस माइंड आपको नज़र नहीं आ रहा, कैसे आप टेस्ट करेंगे? ठीक है? फिर उसके बाद कहीं पे लोगों ने कहा कि इसमें अर्ली चाइल्डहुड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया गया, बहुत ही ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर दिया, इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता, और कुछ लोगों ने कहा कि इन्होंने अनकॉन्शियस माइंड पे बहुत ज़्यादा फोकस कर दिया है, ठीक है? तो ये तो थे इसके कुछ क्रिटिसिज्म। लेकिन उसके बाद अगर हम इस अप्रोच की बात करते हैं, तो जो मॉडर्न साइकोडायनेमिक थ्योरीज़ है ना, उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया है न्यूरोसाइंस की फाइंडिंग को, वो अभी इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं ताकि इसको ज़्यादा एम्पिरिकली ग्राउंडेड बनाया जाए, ठीक है? और भी बहुत सी चीज़ों पे अब फोकस किया जा रहा है, जैसे थेरेप्यूटिक अलायंस है, कैसे जो है वो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स को न्यू इंसाइट के साथ ब्लेंड किया जा सकता है, इन सब चीज़ों पे अब फोकस हो रहा है। सो ये तो था आज का साइको डायनामिक अप्रोच और ये स्कूल ऑफ थॉट। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट स्कूल ऑफ थॉट का डिस्कस करेंगे। आई होप कि आप लोगों को वीडियो जो है वो पसंद आई हो। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।